अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 65,000 के करीब केसेस ज़ेर अल्तवा हैं, जबकि 148 आईनी मुकदमात हैं और 28 के करीब अज खुद नोटिस केस हैं। लेकिन हुकूमत को यह लगता है कि आईनी अदालत बनना बहुत अहम है। आईनी अदालत बनना इमरान खान पर तशद्दुद से ज्यादा अहम है। आईनी अदालत बनना अवाम पर बिजली के बिलों से ज्यादा अहम है। आईनी अदालत बनना पाकिस्तान में दहशतगर्दी को खत्म करने से ज्यादा अहम है। आईनी अदालत बनना अवाम पर तशद्दुद का नोटिस लेने से ज्यादा अहम है। आईनी अदालत बनना अवाम के लिए रोजगार फराहम करने से ज्यादा अहम है। आईनी अदालत बनना पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन खत्म करने से ज्यादा अहम है। आईनी अदालत बनना पाकिस्तान को सफारती महाज पर बेहतरीन एंकर करने से ज्यादा अहम है। और आईनी अदालत बनना पाकिस्तान के हर मारूजी मसले से ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। और हुकूमती मशीनरी हद्दुल वसा कोशिश कर रही है जितनी जल्दी हो सके आईनी तरामीम लाई जाएं और आईनी अदालत बनाई जाए और जिस तरह से दिल करे सिस्टम को मोल्ड कर लिया जाए, सिस्टम को चलाया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ है कि इमरान खान पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा है। इमरान खान पर मुलाकातों की जो पाबंदी लग चुकी है, ना उनका कोई वकील मिल सकता है, ना उनकी बहनें मिल सकती हैं, इवन के उनकी बहनों को भी पाबंदे सलासिल कर दिया गया है और ना ही कोई और बंदा उनसे जाके बात कर सकता है। इमरान खान की सेहत के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बड़ी तशवीश है। लेकिन हुकूमत ये कहती है, जो जेल जराए ये कहते हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनको जेल के खास मैनुअल के मुताबिक खाना भी मिल रहा है, वो वॉक भी कर रहे हैं, उनका तिबी मुआयना भी हो रहा है और उनको सूरज भी दिखाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये क्लेम कर रहे हैं कि गैर मुसद्दका जराए से यह पता चला है कि 6 अक्टूबर के बाद इमरान खान ने सूरज नहीं देखा। इमरान खान के दांत में इंफेक्शन हुआ जिसकी वजह से उनके कान खराब हुए, जिसकी वजह से उनके सर में मुसलसल दर्द है और इमरान खान इस वक्त इंतहाई अजियत की कैफियत में हैं। लेकिन हुकूमत को लगता है इन तमाम मामलात से सबसे अहम मामला है कि आईनी तरमीम कर ली जाए और आईनी अदालत बना ली जाए। और तीसरी स्टोरी आज के हमारे शो की बहुत इंपॉर्टेंट कि 15 अक्टूबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान कर रखा था, अली अमीन गंडापुर जो कि हरावल दस्ते का किरदार अदा करते रहे हर एहतजाज में और फिर हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हुए गायब होते रहे और 4 इजला को 12 इजला में कन्वर्ट करते रहे और 4 घंटे तक वो गनमैन के केबिन के ऊपर लेटे रहे। उन्होंने इतनी अजियतें बर्दाश्त की और अब अली अमीन गंडापुर ने यह कह दिया है ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही हम इस 15 अक्टूबर के एहतजाज में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप मामलात में मुझे नहीं बिठाएंगे, मुझे इनवाइट नहीं करेंगे तो मैं भी आपके किसी एहतजाज में शिरकत नहीं करूंगा। सूरत हाल कुछ यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आपस में गुत्थम गुत्था हैं, आपस में उलझ पड़े हैं और दूसरी तरफ सिस्टम ने इमरान खान से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, जिसकी वजह से इमरान खान इन सब रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पे बिठाने से कासिर हैं। क्या सूरत हाल होगी, क्या मामलात बन सकते हैं और शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस्लामाबाद सज चुका है, कितना कामयाब होगा? क्या हुकूमत इस तमाम मामलात में शंघाई ताउन तंजीम का एक सक्सेसफुल इजलास करवाने में कामयाब होगी? हमारे साथ मौजूद होंगी इंतहाई महान तजियाकार मैमूना हुसैन साहबा। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है स्काइप लाइन पे डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक साहब ने, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर बड़ी कड़ी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया मैमूना हुसैन साहबा। लेडीज फर्स्ट, हाउ डू यू थिंक, क्या इस वक्त आईनी तरामीम, आईनी अदालत इतनी इंपॉर्टेंट है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को यह याद पड़ा कि कायदे आजम ने भी कहा था कि आईनी अदालत बहुत लाजिम है और जो जो अपनी पसंद की हिस्ट्री है वो निकाल के सब बयान कर रहे हैं। मैम, क्या सोचती हैं, आईनी अदालत पाकिस्तान में तमाम मारूजी मसाइल से
ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर चुकी है? बहुत शुक्रिया आबा नसीर साहब। सबसे पहले तो ये बात कहूंगी कि बेसिक रीजंस क्या है, आईनी तरमीम की जरूरत क्यों इतनी जल्दी से पेश आ रही है, जो कि एक कंसेप्ट है, माइंडसेट बन चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का। जी उन्होंने कहा था कि मतलब जो एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व सीट्स का, जी। ये मामला दर हकीकत वहां से शुरू हुआ। वो रिजर्व सीट्स का जैसे ही फैसला आया उसके बाद आईनी तरमीम को पकड़ के ये लोग बैठ गए। हम्म। अभी इस वक्त सिर्फ ये एक बात को डिस्कस किया जा रहा है, पिछले 2-3 माह गुजर गए हैं, आप देखिए इसी एक टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स में मैं बहुत डीपली इसके ऊपर रोशनी डाल चुकी हूँ। और आज भी दोबारा से, अब देखिए पहले पीपल्स पार्टी साथ बैठने से इनकारी थी, जी अब उन्होंने पुश करना शुरू कर दिया जोर डाल के कि इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है आईनी तरमीम करना। फिर अब एक और बात आपको बताती चलूं कि जेयूआई ने भी साथ बैठने से इनकार कर दिया कि हम्म। हम आईनी तरमीम के हक में नहीं है। हम्म। यानी इसमें बहुत सारी कबाहतें नजर आ रही हैं। मसवदा पहले सामने नहीं था, अब मसवदे को रखा गया है, उसमें बहुत सारी ऐसी झोल भी दिखाई दे रही है, श्री रहमान का अलग से बयान है। हम्म। यानी ये एक अजीब इस वक्त सिचुएशन देखी जा रही है। इस जी वक्त मामलात जो हैं, अगर हम तरक्याती कामों की तरफ निगाह डालते हैं, अवामी मसाइल के ऊपर निगाह डालते हैं, इंटरनेशनली प्रॉब्लम्स को देखते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल तमाम चीजों का अगर हम डीपली मुआवजा करें, तो जी। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो प्रोग्रेस चल रही है हुकूमती सतह पे, वो उन तमाम चीजों को दबा रही है जो हम्म। इनके डिसीजंस हैं। ठीक। बहुत कुछ किया जा सकता है, हर पार्टी यही कहती है कि जी हमें वक्त पूरा नहीं मिला, लेकिन वक्त जब आप अपने बेसिक्स जो मफादात हैं उनको फ्रंट पे रखेंगे और आप मुल्क कौम के जो तमाम इश्यूज हैं या पॉइंट्स हैं जो कि आपको प्रायोरिटी पे रखने चाहिए, उन तमाम को बैक पे रखा जाएगा, तो फिर इसी तरह की प्रोग्रेस होगी ना। तो ये हम्म। अभी सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, आप देखिए बहुत अरसे बाद हमारे बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसके ऊपर मैं समझती हूँ कि हम एक तरफ से एससीओ पाकिस्तान का जो है वो 23वां इजलास है। और उसमें ये तमाम डिसीजंस और इस तरह से एक हंगामे सूरत पे इन तमाम चीजों को या तरमीम के ऊपर जल्दबाजी से काम लेना, ये मैं समझती हूँ कि इतने मुख्तसर दौरानिये में बेहतर नहीं होगा। ठीक। डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक साहब, क्या आईनी तरामीम इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि बाकी तमाम इश्यूज से नज़र चुरा ली जाए और सिर्फ आईनी तरामीम की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद भाई, थैंक यू सो मच। मोहतरम, यहाँ पे बड़े अरसे से एक रवायत चली है, मेरा जनरल तुम्हारा जनरल, मेरा काजी तुम्हारा काजी, मेरा आईजी तुम्हारा आईजी, मेरा मिनिस्टर तुम्हारा मिनिस्टर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे आईनी जरूरत पड़ी है तो तब आया आइन। ये जरूरत पड़ती है अपनी पार्टी को बचाने के लिए, ये जरूरत पड़ती है अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, ये जरूरत पड़ती है अपनी चोरी चकारियों को बचाने के लिए। और एज यूजुअल ये हो रहा है। पिछले साहब जो आए थे इनसे पहले, वो अपना जनरल लगाना चाह रहे थे और उनको पता था कि अगर मैं वो जनरल लगा पाया तो मेरा सब काम सीधा है। ये साहब जो हैं, ये काजी अपनी मर्जी से लगाना चाह रहे हैं, इनको पता है कि इनका काजी लग गया तो उनका काम सबसे सीधा है। यहाँ पे आईनी जरूरत हो या कुछ और कानून की जरूरत हो, वो सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए होती है। राइट जी। आप नहीं समझते कि इस वक्त हुकूमत को जरूरत है, मतलब 5 IPP से वादे खत्म करना, यकीन कीजिए एक ठंडी हवा का झोंका है। IPP से मैक्सिमम वादे खत्म किए जाएं, बिजली सस्ती की जाए, रोजगार फराहम किया जाए, ब्रेन ड्रेन को खत्म किया जाए, नौजवानों को ये उम्मीद दिलाई जाए कि पाकिस्तान में रहना आपके मुस्तकबिल की जमानत है। क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? आबिद भाई, मुझे 2 मिनट देंगे इधर, मैं फिर आपको जरा तफसीलें समझाऊंगा इसमें। प्लीज प्लीज। आबिद भाई, हुआ सिलसिला ये है कि आपकी ओपोजिशन जो है इस टाइम किसी का दरवाजा बजा रही है। वो आपकी ओपोजिशन जो 2011 से स्टार्ट लेती है अपनी पॉलिटिक्स का, और 2011 में जब पहला धरना होता है और कहा जाता है कि अंपायर की उंगली का इंतजार है, वहां से ये सिलसिला शुरू होता है। और वहीं वो ये टाइम था जहां पे सदर शी जिनपिंग ने आना था पाकिस्तान में और वो अपना आना मंसूख करते हैं। फिर ये सिलसिला चलता है और फिर ये सिलसिला चलते चलते IMF को खत लिखा जाता है कि यहाँ पे मत आओ।
ये फिर सिलसिला चलता है जहां पे जुल्फी बुखारी के जरिए बाहर पैसा डॉलर इन्वेस्ट किया जाता है ताकि मुल्क के खिलाफ उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके जो सेनेटर्स हैं, उनसे बयान दिलवाए जाएं। फिर ये सिलसिला चलते चलते आज इस नहज पे पहुंचता है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस जिसकी नजर पूरी दुनिया की नजरें और आपका पड़ोसी मुल्क जिसके अंदर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है, उसके वजीर खारजा को आप बोल रहे हैं क्या और हमारे प्रोटेस्ट में तुम खिताब कर लो। तो आपको एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा दुश्मन हो। आज तक मुझे बताएं, मुझे लोग ये बड़ा सोशल मीडिया पे गिला करते हैं कि आप जो है वो पीटीआई के अगेंस्ट इस तरह का मौकफ रखते हैं। मुझे आज तक एक सियासी जमात बताएं आप कि जिस सियासी जमात ने अपने दुश्मनों को स्पेस दी हो, जिसने इंडिया से मदद मांगी हो, एक किस्म की आप इंडिया से मदद मांग रहे हैं उसके वजीर खारजा को कह के, आपने जो खत लिखे हैं, आपने जो आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब्बे वतन जमात नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूं। उसकी लीडरशिप जितनी भी है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान खान साहब आते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी सियासत और अपनी सियासत की है, उनको वो कोई मसला नहीं है। फिर वो चाहे सियासत में जीतने के बाद पंजाब के ऊपर आपके ऊपर बुजदार बिठा दें, आमिर कियानी बिठा दें या और इन जैसे बिठा दें, वो पीर पिन्नी वो जो बिठा दें जिनके ऊपर केस निकले थे और दुबई भाग गई हैं वो बिठा दें, लेकिन उनको बस मसला सिर्फ एक है कि वो इक़्तिदार से बाहर हैं तो इस मुल्क को वो क्या कहते हैं आग लगा दो, कुछ भी कर दो, उनको कोई परवाह नहीं है। आप मलिक साहब ये बड़ी ज्यादती नहीं कर रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो जमात है जिसने इंटरनेशनली पाकिस्तान का तशख्खुस बहाल किया, यूएसए में खड़े होकर जिस तरह इमरान खान दहाड़े, जिस तरह इस्लामोफोबिया पे इमरान खान ने बात की। हमारा कोई और रहनुमा, कोई लीडर कर सकता है क्या? जी, आपको आबिद नसीर साहब हिस्ट्री नहीं पता होगी, ज़ियाउल हक ने तिलावत कुरान पाक कराई थी जो 17 मिनट की तिलावत थी। उसके बाद ज़ियाउल हक ने 19 मिनट खिताब किया था करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे, और उन्होंने सीरत नबी और किरदार रसूल बयान किया था। ये आज की बात नहीं मैं कर रहा, मैं 90 के उस जुमरे की बात कर रहा हूँ जहां पे आपका ललकारना यूनाइटेड नेशन को बहुत मुश्किल था। आज तो सोशल मीडिया का वो दौर है जिस दौर के अंदर हर कोई ललकारता है। चले आप उसको छोड़ें, आप आज के दौर में बात करें जहां पे इजराइल जो है वो सबसे ज्यादा दुश्मन बन के दुनिया के सामने उभरा है। तो क्या मैं और आपको अगर शहबाज शरीफ की शक्ल नहीं पसंद तो क्या उसका बाइकआउट हम नहीं गिन रहे? आज क्या शहबाज शरीफ ने खड़े होकर इस्लाम फोबिया के हवाले से 4 लाइनें बोली, ज्यादा नहीं बोली ना, उसके सोशल मीडिया में वो पावर थी नून लीके के वो उठा के आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ उस लेवल का बोल पाए, उस तरह से बोल पाए? उससे बहुत अच्छा बोल पाए। अच्छा, उससे बहुत, मेमूना हुसैन साहब उससे बहुत अच्छा बोल पाए। उसकी वजह यह है कि देखिए, एक तो है सिर्फ बोलना, एक है सिर्फ बोलना और एक है कुछ करके दिखाना। कुछ करके दिखाने से ये मुराद है कि जब आप शहजादा सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान में आता है, आप उसको पिक करते हैं और पिक करके दूसरे कमरे में बैठ के जब उसी के बंदे के साथ बैठ के उसका मजाक उड़ाते हैं तो वो आपसे 7.5-8 घंटे कमरे में आपको बिठा के रखता है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो आपसे बात नहीं करता। आपने सफारती सतह पे जितने पाकिस्तान के मामलात खराब किए हैं, शहबाज शरीफ ने अपनी जुबान के जरिए, मैं शहबाज शरीफ का स्पोकन पर्सन नहीं हूं, उसको 16 ज़बानें आती हैं, मेरा वज़ीर आज़म है क्योंकि मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म है। इसी मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान था, इसी मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी था, राजा परवेज़ अशरफ भी था। लेकिन मुझे वो इसलिए है कि वो जाके तैयब उर्दगान की खुशामद भी करेगा, उसके कहीं काटन को कलफ लगी हो या ना लगा हो, वो मुल्क के हालात को बेहतर कर रहा है। और उसने इन 6-7 महीनों में, आप न्यूट्रल राय दें और अगर आप मस्बत बात करना चाहते हैं उस मुल्क के लिए, खुदारा ये आप फिगर्स आउट करें और चीजें को देखें तो आपका मुल्क मस्बत तरफ जा रहा है, तो इसको जाने दे। डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम बातों का जवाब मेमूना हुसैन साहबा से लेंगे। हमारे पैनलिस्ट में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक साहब और मेमूना हुसैन साहबा। मेमूना हुसैन साहबा, डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक साहब ये कह रहे हैं कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब्बे वतन है, ना इमरान खान मुहिब्बे वतन है। जिस शख्स की फैन फॉलोइंग इतनी है कि 8 फरवरी 2024 के तमाम तर जुल्म और तशद्दुद के बावजूद तारीख का सबसे ज्यादा वोट उन्हें पड़ा। हाउ डू यू थिंक? मैं आता हूं डॉक्टर साहब आपकी जाने।
तो मैं कोट करना चाहूंगी आबा नसीर साहब, चूंकि देखिए इन्होंने जियाउल हक का रेफरेंस दिया, उसके बाद आप देखिए एंड क्या हुआ जियाउल हक का। अगर हम भुट्टो की तरफ देखें तो उन्होंने अगर यूएनओ में अपना वो लेटर एक फाड़ा था तो उसका एंड क्या हुआ। फिर उसके बाद इमरान खान अगर आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं तो आप एंड देख लें क्या हो रहा है उनके साथ। अब बात सिंपल है, इख्तलाफात अपनी जगह, मगर मैं किसी को कोर्ट नहीं कहूंगी, मैं न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ कि हम पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान की सलमियत की, पाकिस्तान की तरक्की की, मुल्क कौम की बेहतरी की। मगर मैं अगर यहाँ पे किसी क्राइटेरिया के ऊपर रखते हुए बात करूं तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उस लेवल के नहीं है, वो तो सही से उर्दू सही बोल नहीं पाते हैं। अगर हम सीएम पंजाब की बात करें मरियम नवाज साहिबा, तो आप देखिए उनका क्या है लेवल। आप इस बात पे मैं कोई बात कोट नहीं करना चाहूंगी। उनके पास आपने ये भी कह दिया शहबाज शरीफ को अच्छे से उर्दू नहीं बोलनी आती, उनका लेवल नहीं है, ना मरियम नवाज का लेवल है, और इससे ऊपर क्या कहना है, आप कोट भी नहीं करना चाह रही मैडम। बात को मुकम्मल होने दें। देखिए मैं ये नहीं कह रही, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रही। देखिए मरियम नवाज साहिबा के सिर्फ एक मैं बात कहूंगी, इससे ज्यादा काबिल लोग पाकिस्तान में मौजूद है, और वो बहुत ज्यादा पीएमएलएन की जमात में भी ले लें, किसी भी गो एबीसीडी हमारी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं यहाँ पे किसी पार्टी को प्रमोट करने की बात नहीं कर रही। किसी के अब्बा पहले 3 दफा प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं जी, किसी के अब्बा 3 दफा पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। लगी हूँ कि पार्टी के अंदर बहुत काबिल किस्म के लोग भी हैं, लेकिन उनको अक्सर इग्नोर किया जाता है, ना उनको की पोस्ट पे बिठाया जाता है, ना उनको किसी कबीना का हिस्सा बनाया जाता है, ना उनसे कोई डिसीजंस लिए जाते हैं, ना उनको बिठाना तो दूर की बात, पॉलिसी मेकिंग तो बहुत पीछे रह जाती है ना, आगे चली जाती है। यानी अगर आप उनको किसी जगह पे कंसीडर ही नहीं करते हैं, वो तो बात की बातें है ना। तो मकसद मेरा बात करने ये है, बात को आपने मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया। अब यहाँ पे अगर रहते बात करें तो ये मरूसियत पे आ जाती है, उसी जिम्मे में बात आ जाती है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल को मीट कर रहे हैं, जैसा कि यासीन साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इमरान खान में वो कैपेबिलिटी थी, वो बहुत अच्छा कर सकते थे, मगर नहीं कर सके। वो चीजें डिलीवर नहीं कर सके जो एक्सपेक्टेशन थी, जो मुल्क कौम को एक था कि इमरान खान ऐसा परफॉर्म कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब अगर हम मौजूदा के ऊपर रहते हुए बात करें तो जो सिचुएशन है, आपने प्रोटेस्ट की बात की और अफजल मरवत का बयान भी जो आया है कि मैंने 15 अक्टूबर को एहतजाज में, तो ये वो बयानात हैं जिसमें मैं समझती हूँ कि एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कभी भी इस चीज को अबलाइज नहीं करेगा, क्योंकि हमारी बड़ी अहम एससीओ की कॉन्फ्रेंस है जो कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, और बड़े अरसे बाद 2015 के बाद जो है इंडियन वजीर खारजा जो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो यहाँ पे 200 वफूद जो है उनका शामिल होना है। और एससीओ के कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है बेसिक, उसमें यही है ना कि अपनी मैशत को बेहतर करना, दहशतगर्दी का खात्मा करना, फिर उसके बाद आलमी सतह पे पाकिस्तान के तशक्कुस को बेहतर करना। अगर इस किस्म की चीजें सामने आएंगी तो फिर कैसे पॉसिबिलिटी होगी कि आप पाकिस्तान के तशक्कुस को कैसे बरकरार रख सकेंगे बैनुल-अक़वामी सतह पे? तो एक आप पॉजिटिव पोर्ट्रेट करेंगे, निकाल ही नहीं सकेंगे किसी भी तरह से। तो ये वो है तो बहुत ज्यादा कंसीडर किए जाए। मैं समझती हूँ मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो कभी भी इस किस्म के डिसीजंस नहीं लेगा। यानी आप भी ये कह रही हैं कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब्बे वतन है, ना इमरान खान मुहिब्बे वतन है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं सिंपल बात कर रही हूँ। देखिए असद उमर की भी बात आज आपने शायद उनका भी स्टेटमेंट, चूंकि असद उमर बहुत अहम पोस्ट पे भी रहे हैं, बहुत अहम लीडर आन में उनका शुमार था, मगर उनका भी बयान था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस एजेंडे पे काम कर रही कुछ समझ नहीं आ रही। अब ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हम बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं, कौन कर रहा है इनको, कौन लीड कर रहा है, कौन इनको इस किस्म के मशवरे दे रहा है,
ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त सिचुएशन कड़ी है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं, बहुत सारे ब्लंडर ऐसे हुए हैं जो उनको भुगतने पड़ रहे हैं। और इमरान खान के जो केसेस हैं वो ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक नुक्ते पे रहते हुए बात करें कि PMLN पे भी जब केसेस बनते थे तो बहुत सारी बैरूनी ताकतें हमारे इदारों को प्रेशराइज करती थी और वक्त ठीक से है पहले मैडम, फैसला नहीं हो पा रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब वतन है या नहीं है, और इमरान खान मुहिब वतन है या नहीं है। जी, आप फैसला नहीं कर पा रही हुजूर कि मैं कुछ ऐड कर लूं, हुजूर पाकिस्तान मैं कुछ तहरीक ऐड कर इंसाफ लूं। मुहिब वतन है कि नहीं है। देखिए, मैं सिंपल बात कर रही हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो डिसीजंस ले रही है वो पाकिस्तान की सहमियत को और उनकी साख को डैमेज हो रहा है। पाकिस्तान इस वक्त, चूंकि हम बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, हम होस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं समझती हूँ कि तमाम लोगों को बेंगा पाकिस्तानी ये सोचना चाहिए कि क्या आया, हम अगर इसको पॉलिटिकल पार्टी में रखना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन फ्यूचर देखना चाहते हैं किसी मुकाम के ऊपर, तो फिर इस तरह के फैसले जो हैं वो गलत है और हमें ये नहीं लेने चाहिए। अच्छा मेमुना हुसैन साहब, फिर डॉक्टर साहब की जानिब जाना है। इस पार्ट का आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या अफगानिस्तान को SCO में ना बुलाया जाना मुनासिब है। मंगोलिया को हमने बुला लिया लेकिन अफगानिस्तान को नहीं बुलाया, वाई? 2021 ये इसमें इस वक्त से ये अफगानिस्तान गैर फाल थी और बहुत सारी ऐसी शिक्के थी जो कि उनको मंजूर नहीं थी, जिसकी वजह से वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बन सके हैं। कुछ ये बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से अफगानिस्तान जो है वो इस कॉन्फ्रेंस का। ठीक है डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा, मंगोलिया को बुलाया जाना, वो भी ऑब्जर्वर के तौर पे SCO का हिस्सा है, और अफगानिस्तान भी, और अफगानिस्तान बिल्कुल हमारा बॉर्डर के साथ, और आपको पता है कि बहुत बड़ी तिजारत इस रास्ते से होती है, तो क्या ये एक अच्छा पैगाम है? वी आर नॉट अथॉरिटी जी। इस शंघाई सीमेंट को हम लीड नहीं कर रहे, जो लीड कर रहे हैं जो प्रेसिडेंट है, जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, जो 2 मुल्क हैं, यू नो बेटर देन मी कि उनकी एक पॉलिसी है। उन पॉलिसीज के साथ हमें चाइना के साथ भी चलना है, हमें उन लोगों के साथ भी चलना है। अगर उनके ऊपर पाबंदी है तो मस्ट भी फॉलो। हम कौन होते हैं बुलाने वाले या ना बुलाने वाले? हम मेजबान जरूर हैं, हमारे यहाँ हो रही है, लेकिन हमने उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करना है जो इस प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज हैं। नहीं, अगली बार हमारे PM चेयरमैन हैं और उन्होंने ये सारा मैनेज करना है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के हिस्से में है, ना सिर्फ मेजबानी बल्कि इसके तमाम तर मामला, तमाम तर डिसीजन। जी आप उसका पॉइंट नंबर 9 पढ़े और 8 पढ़े, मैंने तो पढ़ा है। उसमें ये है कि जब तक 7 ममालिक की रजामंदी नहीं होती किसी भी चीज के हवाले से, किसी मुल्क को इंटर करने के हवाले से, तो उनको बुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब आप नहीं समझते, देखिए आप नहीं समझते कि इसी तरह हम अगर दूरियां बढ़ाते रहेंगे तो फिर चीजें बहुत ज्यादा हाथ से निकल जाएंगी। जी मैं नहीं समझता, पाकिस्तान को पहले से अफगानिस्तान के घटिया काम जो है आपको कराची के अंदर नजर नहीं आए, जहां पे उसने चाइनीज के लोगों को मरवा दिया और जब उसको सबूत पेश किए जाते हैं तो पीछे हट जाता है। उसको इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी में उसके बंदे कितने बार पकड़े गए हैं, रावलपिंडी में दहशतगर्दी में अभी हालिया दिनों में कुछ लोग पकड़े गए हैं, इसके अलावा लाहौर में पकड़े गए हैं। तो हर बड़े शहर में हर दूसरा अफगानी या आपको मिलेगा रॉबरी करते हुए, डकैती करते हुए, या आपको मिलेगा कहीं बम धमाका करते हुए। तो बिल्कुल जी मैं नहीं समझता कि जब तक वो अपने अंदर अपने लोगों को ठीक नहीं कर लेते, और सबसे जो मेन बात है वो यहाँ से जाएं और वहां से वीजे का ठप्पा लगवा के, चाहे वो क्वेटा चाय में है, चाहे वो किसी दरी वाले का काम करते हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं, चाहे हमारे अड्डों के अंदर बैठ के वो ठेकों पे बैठे हुए हैं, कुछ भी वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए। ये हमारा घर है, इसको कोई आग लगाए, हमारे मेहमानों के ऊपर वो खुद का बम धमाके मारे और हम उनको वहां पे बुला के इज्जत दें। अच्छा सर, खुदा ना खास्ता ग्रेट स्टेप ये जिसने भी उठाया है, अच्छा उठाया है। उनको ऐसी 1000 कॉन्फ्रेंस हो तो नहीं बुलाना चाहिए जब तक वो अपनी कलंदम तहरीकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। डॉक्टर साहब, जो लोग बुरे हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए, उनका कला कमा करना चाहिए, आपके साथ हूं। लेकिन जब आप पे UAE में पाबंदी लगती है, पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलता, आपको कैसा महसूस होता है
जबकि सिर्फ चंद पाकिस्तानियों ने ब्लफ किया हुआ होता है? नहीं, वो चंद पाकिस्तानी नहीं है। आप बतौर कौम अफगानिस्तान को क्या समझते हैं? वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान ने 32 लाख अफगानियों को 1992 के अंदर मेजबानी की, उससे लेकर अब तक मैं आपको उनकी 210 मिसालें दे सकता हूं। वो बतौर कौम पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच लगाओ तो अफगानी शर्ट पहन के आके इंडिया के नारे मारता है। इरफान पठान और राशिद खान का डांस आप भूल गए। राशिद खान उनका हीरो है। वो क्या शो कर रहे हैं वहां पे खड़ा होके कि हम इंडिया के साथ हैं। आज उनकी कितनी पॉलिसीज, उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट नरेंद्र मोदी के मरूने मिन्नत है, वो पाकिस्तान के मरूने मिन्नत नहीं है। हालांकि आप DGISPR जनाब जनरल हमीद गुल साहब का बयान सुने या उनके वो चीजें पढ़े, क्योंकि उन्हें रूस को हराने में और रूस के गिराने में बड़ा किरदार था उनका। उन्होंने कहा कि काश यूक्रेन फलस्तीन के भी एक नसीब में पड़ोसी पाकिस्तान जैसा होता तो उनको भी आज जिस तरह मार ना खानी पड़ती। तो इन अगवानियों को इनकी औकात में रखना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं इस बात पे पशेमंद हूं कि दौरे पाकिस्तानी अफगानिस्तानियों ने हमें जितना नुकसान पहुंचाया है इस मुल्क के अंदर, जब नौकरियां नहीं थी हमने इनको गले लगाया, जहां पे बिजनेस नहीं थे हमने इनको गले लगाया, इनके बच्चों को, इनकी बेटियों को अपने स्कूलों के अंदर तालीम दी। आप भूल गए होंगे, मुझे आज भी APS का वाकया नहीं भूला जिसके अंदर 11 अफगानी शामिल थे। मुझे आज भी राजा बाजार के वो लाशों का वाकया नहीं भूला जिसमें 107 लोग मरे थे, शहीद हुए थे और इन अफगानियों का हाथ था। आज आपके कराची के अंदर अच्छा, सारे अफगानिस्तान को इसमें मुर्दे इल्जाम ना ठहराइए। अफगानिस्तान का एक धड़ा है जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करता है। क्या हम अफगान गवर्नमेंट के साथ, क्या हम इसी तरह अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, भारत के साथ हमारे मामला पहले से आपको पता है, इसी तरह बिगाड़ते रहेंगे तो एंड क्या होगा? इसका कुछ सोल्यूशन भी तो बताएं ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात सुने। एंड यही है कि जिसने हमारे साथ रहना है उसने हमारे साथ इज्जत के साथ रहना है। इंडिया के साथ तो हमारी बनी इसलिए नहीं है कि इंडिया इस खिते का अपने आप को जागीरदार समझता है और वो ये समझता है कि जिस तरह बांग्लादेश की हसीना वाजिद उनकी कठपुतली थी, यहाँ का वज़ीर आज़म, यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की आर्मी उसकी कठपुतली बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब अफगानियों को डॉलर चाहिए, अफगानियों को इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ठीक है इंडिया के पास पैसा ज्यादा तो जाके इन्वेस्ट करे, लेकिन अफगानिस्तान अगर इस्तेमाल होगा इंडिया के हाथों या किसी के हाथों तो हमारी आर्मी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जवाब देना चाहती है और वो बहुत अच्छा जवाब दे रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे आबिद भाई मैं एक छोटा सा मैडम से एक मतलब गिला तो नहीं है लेकिन मैडम से एक मैं बात जरूर करना चाहूंगा कि जी हाँ मैडम, आप जरा देख लीजिएगा कि शहबाज शरीफ की उर्दू इमरान खान साहब से बहुत अच्छी है अगर आप उर्दू को बारीक से देखें। और जी हाँ, उस्मान बुज़दार जैसे 10 आ जाए तो मरियम नवाज के ये जो 200-250 दिन जो अभी हुकूमत के हुए हैं उसमें उन्होंने 100+ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और आपका पहली मर्तबा डेंगी जो है वो हेडलाइंस की जीनत नहीं बन रहा, वरना आपको नहीं काफी कंट्रोल्ड है वैसे। याद है जी, काफी कंट्रोल्ड है डेंगी। जी उस्मान बुज़दार, मैडम बोलने दीजिएगा, मैडम 1 मिनट बोलने दीजिएगा, 1 मिनट हुजूर, 1 मिनट बोलने दीजिएगा, 1 मिनट बोलने दीजिएगा, फिर आसानी हो जाएगी आपके लिए। मरियम नवाज अगर बहुत सारे मामलात में हमें पसंद नहीं है तो हमें नहीं है, वो हमारी जाती राय है, लेकिन पंजाब के लोगों से पूछें, चाहे वो 2-3 बिलों की बात हो, उन्होंने अपनी जेब से पैसे नहीं डाले, लेकिन पॉलिसी मेकर CM ही होता है। उनसे क्राइम रेशो की तादाद पूछे तो वो आपको कहेंगे कि बेहतर है। आप उनसे पूछे कि अब क्या आपके स्टूडेंट को, बच्चों को वो जो दूध के पैकेट या चीजें के अलावा जो कंपटीशन है, वो जो चीजें देखें, जो भी अच्छा काम करें। इवन आपने आबिद नसीर साहब ने स्टार्ट में कहा बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं समझता हूं कि इस दौर का, यानी कि ये जो 2010 के बाद की लड़ी है, अगर इसमें अगर सबसे बेहतरीन पॉलिटिशियंस में इजाफा है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, मेमूना हुसैन साहबा हमारे पैनलिस्ट में मौजूद हैं। मेमूना हुसैन साहबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं कि डॉक्टर साहब ये जो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की उर्दू इमरान खान से ज्यादा अच्छी है, मरियम नवाज उस्मान बुज़दार से ज्यादा अच्छी वजीर आला हैं, तो मेरा तो ख्याल ऐसी बात है। आपके ख्याल में क्या उस्मान बुज़दार से कम है मरियम नवाज में, और क्या वाकई शहबाज शरीफ की उर्दू इतनी बुरी है कि आपको इमरान खान से भी बुरी लग रही है? आबिद नसीर साहब, शहबाज शरीफ ने शबाना रोज बहुत मेहनत की है, ये डेंगी की बात करते हैं। अच्छा चले, मैं इन्हीं के
प्रोजेक्ट्स के ऊपर आगे बात करूंगी, शहबाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज साहिबा की। ठीक। अब मैं किसी पर कोई जाती अदावत नहीं है, मेरा सिर्फ ये तकाजा है कि पाकिस्तान में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। जमहूरियत जमहूर का नाम है, आम आदमी को तो ये लोग लिफ्ट नहीं करवाते हैं, जो इनके अपने काबिल किस्म के लोग हैं पार्टी में उनको लिफ्ट नहीं करवाते हैं। मरूसियत को इन लोगों ने परवान चढ़ाया है। अब इनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर बात करें तो सस्ती रोटी स्कीम, अपना घर अपनी छत, आशियाना हाउसिंग स्कीम, आशियाना का जो ब्लंडर पकड़ा गया, आप मुझे बताएं आज तक किसने नैब ने पकड़ा? 10 दिन उनको जेर हिरासत भी शहबाज शरीफ को रखा गया, कितना इसमें एहतसाब हुआ मुझे बताएं। फिर इसके बाद इतने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि करप्शन की नजर हुए हैं। आप ये दूध की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं क्या आया यहाँ पे रोजगार प्रोड्यूस करने चाहिए या बच्चों को स्कूलों में जाके दूध पिलाना चाहिए? कैसी बचगाना इन्होंने बात की है। मुझे कोई अदावत, ना तो मैं पीटीआई की बात करती हूँ, ना मैं नून लीग की बात करती हूँ, ना पीपल्स पार्टी की बात करती हूँ। मैं बात करूंगी उस 22 करोड़ अवाम की जो 77 सालों में इन लोगों ने पाकिस्तान का हाल बुरा कर दिया, पाकिस्तान को किस नहज पे खड़ा कर दिया। पाकिस्तान कर्जा देने वालों में से था, अब लेने वालों में से है। आप मुझे बताएं कितने ज्यादा इनके असासे हैं। हर गवर्नमेंट में इन लोगों ने अपना बना के तो बाहर इन लोगों ने इन्वेस्ट कर देना होता है। बिल्कुल ये ठीक। कटोरा लेके पास दूसरे दिन चले जाते हैं अपने असासे। क्या इनको पाकिस्तान पे भरोसा ही नहीं है कि ये अपने असासे जो है पाकिस्तान में लेके आए? हद तो होती है। यासीन साहब ने जो बातें की है, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मरियम नवाज की मेरी फूफी की बेटी नहीं है, उसको 77वां लिखना नहीं आ रहा था जो इसने प्रोग्राम जो है 14 अगस्त पे इसने पूरे पाकिस्तान में ठट्ठा, बच्चों तक ने, केजी के प्रेप के बच्चों ने ठट्ठा उड़ाया। ये सीएम पंजाब है हमारी। फाइलें ठीक है, उस्मान बुज़दार उल्टी फाइल पढ़ता था, लेकिन मरियम नवाज के इर्द गिर्द फाइलें पकड़ के पढ़ने वाली जब नहीं होती है तो इसका हशर देखा करे। हद होती है। पाकिस्तान के साथ कितना खिलवाड़ करेंगे कि पाकिस्तान तजर्बाकार है क्या? आप हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन चंद खानदानों को रखेंगे? क्यों पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की कमी है? क्या काबिल लोग नहीं है? क्या वो पाकिस्तान को चला नहीं सकते? इतने इतने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार है, रिक्शा तांगा चलाने पे मजबूर है, ठेले लगाने पे मजबूर है। आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि तमाम खवातीन ठेला लगा के बैठी है। लाहौर में जाए जिसम फरोशी आम हो गई है। कहाँ की ये बातें कर रहे हैं यासीन साहब? हद होती है। आप एहतसाब की बात करें, आप 22 करोड़ अवाम की बात करें, पार्टियों की बात मत करें यहाँ पे इस प्रोग्राम में। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जी बिल्कुल। मेमुना साहबा ज्यादा गुस्से हो गई। आबिद साहब बात सुनिएगा जी। आबिद साहब, पहली तो बात यह है कि मैं फिर कहूंगा कि मरियम नवाज बेहतरीन वज़ीर आला है और उनको 77वां लिखना आए या ना आए, मैडम को ये बात पता होनी चाहिए कि वो फैसिलिटीज दे सकती हैं। नौकरियां जो हैं वो बनाना या नौकरियां देना वफाक का काम होता है। मैडम अब आप बात सुनेंगी तो ठीक है, बात सुनेंगी तो ठीक है, इस तरह फायदा मजा नहीं आएगा। नौकरी की पॉलिसी जो है सिर्फ आपका वफाक दे सकता है, कभी भी सूबे नौकरियां नहीं देते, कभी भी सूबों की पॉलिसीज में नौकरियां नहीं होती, वो वफाक की मंजूरी के साथ होती है, वफाक ही देगा नौकरियां। दूसरी बात यह है कि जैसे मैडम बात सुन लें, आप इधर लड़ने आई हैं या बात करने आई हैं? अच्छे तरीके से बात करें, अच्छे तरीके से बात करें। अच्छे बच्चे लड़ते नहीं हैं, आप बात सुने जरा सुकून से। पेश करनी चाहिए कि ये सूबों की प्रॉब्लम्स है। क्या खुद मुख्तारी ये नहीं कहती है? आपको लगता है कि समरियां पेश नहीं की गई? आपको लगता है समरियां पेश नहीं की गई? आप किधर की बात कर रही हैं? आपको मेरे हाल में नहीं पता कुछ चीजों का। आपको तो सबसे पहले ये नहीं पता कि अपनी बारी में बोलते हैं। आपने जब बोल लिया तो हम सुन लें, अगर आपने बोलना है अकेले तो फिर काटिए अपनी बारी पे। मैं बोलती हूँ, मैंने कभी भी नहीं काटी, मैंने कभी किसी की बात नहीं काटी, मैंने कभी किसी की नहीं काटी। मैंने आपकी क्यों काटनी है बात? आबिद साहब मैंने इनकी बात काटी है अभी तक? जी मेमुना साहब बात कर लेने दीजिए। तो आपके 3 घंटे में मेरा 6 बार नाम ना लेती। मैं बात किसी की नहीं काटता। अभी जरा सुन ले मेरी बात। जो आपने मेरा 6 बार नाम लिया है उस वजह से मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि जी हाँ, मरियम नवाज बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनकी बहुत ज्यादा पॉलिसीज काबिले रश्क भी हैं और उनको बहुत अच्छा काम करना चाहिए। मुझे उस हैंडसम से क्या लेना देना जिसने 1 करोड़ नौकरी का और 50 लाख घरों का बोला था और वो एक डिलीवर नहीं कर पाया। मुझे उस हैंडसम से क्या लेना जिसने इख्तिदार में उदत्ते सारी कहा कि ये है साइफर। मुझे उस हैंडसम से क्या लेना जो बुज़दार उस्मान मुसल्लत करे और बाद में कहे कि मेरी राइट साइड पे टांग में गोली लगी है,
हमदर्दी का वोट ले ले। मुझे उस हैंडसम से क्या लेना जो इसराइल को लारे लप्पे लगा के आए कि मैं जब इक़्तिदार में आऊंगा तो मैं तुम्हें मान लूंगा और मेरा मुल्क तुम्हें मान लेगा। मुझे उस हैंडसम को क्या लेना जिसकी सियासत सारी बाजवा से लेकर फैज हमीद के गेट तक जाए। मैं उस हैंडसम को नहीं मान सकता मैडम। मैं उसे ही हैंडसम मान सकता हूं जो बेशक उसके बाल सर पे हो या ना हो, लेकिन उसकी पॉलिसीज वो होनी चाहिए जो उस मुल्क के लिए फायदेमंद हो। अब नहीं बोलने दूंगा, ये बारी मेरी है और अब मैं बोलता रहूंगा और अब आप सुनेंगी। मैं उस हैंडसम का मानने वाला हूं कि वो जरदारी है या बिलावल है। मैंने बिलावल की बात की तो हाँ, बिलावल बेहतरीन पॉलिटिक्स में इजाफा है। वो बेहतरीन नौजवान है और वो नौजवान है जिसने आके गालम गलोच नहीं किया। वो नौजवान है जिसने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि हर दूसरी तकदीर में उस नौजवान के लिए सैलाब जदगान के हवाले से बात निकलेगी कि सैलाब जदगान की मदद की जाए। वो नौजवान है जो हर वक्त तहजीब के दायरे में रह के आईनी अदालत को तो पढ़ के तो देखें। आईनी अदालत तो एक बेहतरीन गिफ्ट है इस मुल्क के लिए। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर इवन बहुत सारे और लोग जो इस मुल्क का बेहतरी चाहते थे, उन्होंने आईनी अदालतों की बात की है। और आईनी अदालत एक बार पढ़ के देखें, ये इस मुल्क के लिए फायदेमंद है। आखिरी चीज गौर से सुन लें, थोड़ा सा अपनी ऐनक उतारें और ये जो ऐनक हमने डाल रखी है ना सोशल मीडिया और जिसके फॉलोअर ज्यादा, मैं कहता हूं कि ये मेरा मुल्क जो है ना प्यारा पाकिस्तान, इसकी अवाम जितनी जल्दी बेवकूफ बनती है। अब आपने कहा कि मरियम नवाज के अलावा टैलेंटेड लोग हैं उस पार्टी के अंदर, मुझे एक शख्स बताएं जो उसकी पार्टी का टैलेंटेड है और इस वक्त ओहदे में नहीं है। अता तारड़, मरियम नवाज, उस्मा बुखारी से लेकर ये सारे क्या मरियम नवाज है और मरियम नवाज का खानदान है? ये बातें बंद कर दें। आप किसको आप कह रहे होते हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, आपका वर्डिक्ट आ गया। डॉक्टर साहब आपका वर्डिक्ट पहुंच गया। अब मेमूना हुसैन साहबा की बारी है। डॉक्टर साहब, वो एक पूरी पार्टी होती है, एक शख्स लीड करता है। डॉक्टर साहब, आपने मेमूना हुसैन साहबा को नाराज कर दिया है। अब उनकी बात सुनने दें प्लीज डॉक्टर साहब। जी मेमूना हुसैन साहबा, बात को पूरे प्रोग्राम में नहीं काटा और मैं आपके साथ सैकड़ों प्रोग्राम कर चुकी हूँ। मैंने कभी ऐसी इखलाक से गिरी हुई बात नहीं की जो किसी को मायूब गुजरे। यहाँ पे इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा इन्होंने मुझे पिंच किया है। मैं 22 करोड़ अवाम की बात फिर भी करूंगी, लेकिन इन्होंने अपने नाम को लेने से इतना इन्होंने माइंड किया है, लेकिन इन्होंने जो खुद मुझे बातें कोट की है मैं बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। रही बात ये कि ये बहुत ज्यादा उनकी बातें गिनवा रहे हैं। आप नाराज ना हो, आप नाराज ना हो, अपना वर्डिक्ट दे दीजिए। आप गिनवा देना, आप जरा बुजदार साहब के काम गिनवा दे, आप इमरान खान के काम गिना दे। मैं डॉक्टर साहब अब आप खामोश हो जाएं। मेमूना हुसैन साहबा बेहतरीन जवाब देती हैं। जी मेमूना साहबा, मैं किसी की बात नहीं कर रही। मैंने 3 बार एक बात कही है ना, मैं पीटीआई को यहाँ पे कोट कर रही हूँ। मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, मैं प्रॉब्लम्स पे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पंजाब के इश्यूज और 22 करोड़ आवाम की बात कर रही हूँ। आपने बात की पढ़े लिखे नौजवानों को क्या किया मरियम नवाज ने, क्या बनाया जनाब? वो 6 महीने हुए हैं उसको इक़्तिदार में आए हुए। 6 महीने इन्होंने भाई क्या ना, हम 5000 नौकरियां देंगे। उसमें क्या किया है कि वहां पे उन्होंने बुलवाया यूथ को जिसके पास बाइक है, मोबाइल है, वो आए जनाब। वो सब्जियां डिलीवर करने के लिए, होम डिलीवरी के लिए वो पढ़े लिखे नौजवानों को ये जॉब्स इन्होंने दी हैं। हद होती है। अब मुझे बताएं कि 77 साल हो गए हैं, जिसमें ये चले 30 साल लगा ले पीएमएलएन की। इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? उन्होंने मैट्रिक पास रखा होगा। नहीं, आप गलत बात ही गलत कर रही हैं, बात ही गलत कर रही हैं। आप बात ये कह रही हैं कि बाइकियां चलाने वाले लोग हराम कमा रहे होते हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि जो ऊबर क्रीम चला रहे हैं वो हराम कमा रहा होता है। सऊदी अरेबिया में लाखों लोगों को पाकिस्तानी जाके वहां पे मोटरसाइकिल चलाते हैं, यूके में चलाते हैं, कनाडा में चलाते हैं, यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए वीजों का दे के जाते हैं। आपको थोड़ी सा समझ आया आप बात क्या कर रही है? बाइक चलाने वाला आपके ख्याल में कोई 3rd क्लास नौकर है? आप पहले रिसर्च तो करें। मेमूना साहिबा, मेमूना साहिबा को प्लीज जवाब दे लेने दीजिए। मसला क्या है? आप नसीर साहब अगर ये इसी तरह बोलेंगे, मेरी बात को कंप्लीट नहीं होने देंगे, मैं प्रोग्राम बीच में छोड़ के चली जाऊंगी। ये कोई तरीका नहीं है, एथिक्स नहीं है। मुझे अखलाकियत सिखा रहे थे कि चलें आप अपने जवाब दे दीजिए प्लीज मेमूना साहिबा। इन्होंने मुझे कहा कि ये मैं पर्सनल होके बात नहीं कर रही थी, मैं फैक्ट्स पे बात कर रही थी। अब ये बात कर रहे हैं कि ये जो मरियम नवाज ने इनकी खूबियां बयान कर रहे थे, क्या इन्होंने इक़्तिदार लेने के लिए क्या नहीं किया? क्या इन्होंने रात के अंधेरों में जाके मुलाकातें नहीं की?
क्या इन्होंने जाके अपनी सेटलमेंट नहीं की? अब मैं कहूं कि ये 40 साल हो गए गवर्नमेंट करते हुए, अभी इनको मजीद वक्त चाहिए है कि हम पाकिस्तान को सही डगर पे ले जाएंगे। बात ये करते हैं रिस्पेक्ट की, कितनी रिस्पेक्ट नून लीग करती है हमें पता है। सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया की बुनियाद ही यहां से शुरू हुई नून लीग से। अगर आप डेप्थ में जाके बात करते हैं, पीटीआई तो बाद की बात है, वो तो आज की पैदावार है। अगर आप इखलाकियात की बात करें, रिस्पेक्ट की बात करें, तो पीपल्स पार्टी जितनी खवातीन की और अपने तमाम वर्कर्स की रिस्पेक्ट करते हैं उतनी कोई भी नहीं करती है पार्टी। बात करती है तो नून लीग में जितनी औरत जो खुली होगी, जितनी वल्गर होगी, उतनी ही वो तरक्की पाएगी। ये मैं बात कोट कर रही हूँ। और ये तो क्राइटेरिया है इस जमात का। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं। अच्छा चले मैं इस तरफ नहीं आऊंगा, डॉक्टर साहब आखिरी 2 मिनट है हमारे पास। अच्छा, मेमूना साहिबा सिर्फ एक बात, मैं मेमूना साहिबा से सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा जी। मेमूना साहिबा, मैं हाथ की उंगलियां इधर रखता हूं ऊपर, मुझे 40 साल नून लीग के गिनाए कैसे हुए? मैंने सान गिन के नहीं आपको बताया। 3 बार तो आप 20 साल पूरे करा दें आज के बाद। जो आप कह रही हैं आपकी पूरी तकरीर सच्ची। मुझे 20 साल गिनाए, मुझे गिनाए 20 साल आप, मुझे नून लीग के आप 20 साल गिनाए। हाथों के लेक्चर को छोड़े 20 साल गिनाए मुझे आप। सबसे ज्यादा इन 2 जमातों ने की है। मैडम मुझे 20 साल गिनाए। सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट अयूब ने 15, ज़िया ने 10, मुशर्रफ ने 10, यहिया ने 3, इन्होंने गुजारे हैं, आर्मी ने गुजारे हैं, इसने नहीं गुजारे। आप मुझे गिनाए 40 साल। आप इमोशनल होके बड़े मारी थी आपने, एक 40 का लफ्ज लिया। मैं यही चाह रहा था कि कोई एक फैक्ट एंड फिगर आप बोले, मैं उस पर आपके सवाल कर सकूं। मुझे 40 साल उनके करा दे। आपसे कोई सवाल करने की जुर्रत ना करे, आपसे बात करे, आपका नाम लेके 40 साल गिना देना। आपने बोला 40 साल, आप मुझे 40 साल गिना दे। आपके डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और मेमुना हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान को एक ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। पाकिस्तान के तमाम रहनुमाओं को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को ये सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अगर पाकिस्तान सलामत है तो हमारी सियासत सलामत है। अगर हम इसी तरह पोलराइजेशन को मजीद हवा देते रहेंगे तो हम इतनी दूर चले जाएंगे कि वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। मेरी दुआ है शंघाई ताउन तंजीम का ये इजलास बहुत ज़बरदस्त गुजरे और पाकिस्तान का आलमी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहुत रोशन होकर दुनिया के सामने आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।